तो आपसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा हमारे देश में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी और पिछले 2 महीनों में यह घटना 2 बार घटी। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में नहाने आ रहे थे, इसी दौरान एक बार कुंभ में भगदड़ मचती है। उसके बाद दिल्ली में मचती है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है बड़ा क्लियर है कि 18 लोगों की मौत हुई, चंद लोग घायल हुए। कैसे ये भगदड़ मची, क्या हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल है। लेकिन महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेके आज भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। कई लोगों का कहना है कि इसमें कुछ अलग अलग साजिशें थी। हालांकि साजिशों का कोई सबूत, कोई साक्ष्य निकल के सामने नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को कहना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि संख्या ज़्यादा हो गई, मैनेजमेंट नहीं था। यानी अलग अलग रीज़न अलग अलग लोगों ने दिए, अपने अपने तरीके से सबने अपनी अपनी बात रखी। जिसकी जिस पार्टी में श्रद्धा थी उसी हिसाब से लोगों का बयान भी आया। बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि मरने वालों के ऊपर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया गया। जो जिस पार्टी को पसंद करता है, जो इसकी जिस पार्टी में दिलचस्पी है, उसी पार्टी को बचाने का, उसी पार्टी के हिसाब से अटैक करने का हर आदमी ने कोशिश किया, प्रयास किया। और ये बड़ी अजीब गरीब चीज़ है। मरने वालों के आंकड़े को लेके भी सवाल खड़े हुए। आधिकारिक डाटा कुछ और है, लोगों की माने तो वो डाटा कुछ और है। राजनीतिक पार्टियों की माने, खासकर अपोजिशन की माने, तो संख्या सैकड़ों हजारों तक है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने कमेंट में भी कहा था कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से भगदड़ मची केवल 36 या 40 लोगों का मरना डाइजेस्ट ही नहीं होता। बहरहाल ये बात तो तय है कि वहाँ भगदड़ हुई, भगदड़ में लोगों की मौत हुई, कईयों के अपने कई दिनों तक गायब रहे। कितने लोग मरे इसको लेके भी सवालिया निशान खड़े हुए। अब ऐसे में कई लोगों के दिमाग में कई तरह के आइडिया भी आए। जिसको कुछ करना था ऐसी चीज़ों में उसने अजब गजब तरीके अपनाए। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी जिसने कुंभ को एक ऐसा इस क्राइम स्पॉट बनाया जिसमें सोचा कि अगर यहाँ क्राइम करूँगा तो बच जाऊँगा। लगभग वो सफल भी हो गया था, लेकिन फिर उसी के बेटे ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद पूरा मामला फेल हो गया, वो फंस गया। ऐसा क्यों, पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। इस कहानी की असल शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक शख्स रहता था जिसका नाम था अशोक वाल्मीकि। दिल्ली में रहता था अपनी पत्नी के साथ, मीनाक्षी जिसका नाम था। एक बेटा था अश्विन। बाकी परिवार के सदस्य थे। ठीक ठाक तरीके से ये लोग रहा करते थे। छोटी मोटी एक नौकरी थी, उससे परिवार का पेट पलता था। बेटा भी बड़ा हो गया था, इस वजह से घर की जिम्मेदारी वो भी बखूबी निभा रहा था। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान जब कुंभ का टाइम आया, तमाम लोग जब कुंभ नहाने के लिए आने लगे, तब इन लोगों के भी दिमाग में आया कि चलो कुंभ नहाते हैं। हर आदमी के दिल में इच्छा हुई कि भाई चलो नहाने ना सही घूमने चले, देखें कैसा क्या मामला है। हर आदमी के दिमाग में यह भी था कि यार उतनी भीड़ हमने एक साथ देखी ही नहीं, तो चलो उस भीड़ का हम हिस्सा बने। न जाने इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आया कि न जाने ज़िंदगी कितनी लंबी है, पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले, चलो इसी बार घूम आते हैं। मीनाक्षी और अशोक वाल्मीकि ने भी ये फैसला किया और कहा कि चलो घूम के आते हैं, कुंभ देख के आते हैं। दोनों निकलते हैं अपने घर से, ट्रेन पे बैठते हैं। 17 फरवरी साल 2025, यानी आज से लगभग एक हफ्ता पहले दोनों ट्रेन पे बैठ के निकलते हैं। निकलने के बाद दोनों पहुंचते हैं प्रयागराज। उसके बाद फिर दर्शन करना और नहाना शुरू होता है। दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक बढ़िया स्नान करते हैं, खुश थे। अशोक वाल्मीकि सोशल मीडिया भी यूज करता था, तो उसने रील वील भी बनाई अपनी बीवी के साथ। रील बना के उसको परिवार के साथ शेयर किया और बताया कि देखो कैसे हम लोग बढ़िया से स्नान कर रहे हैं, मज़े में हैं, तमाम व्यवस्थाएं कितनी अच्छी है। आमतौर पे हर आदमी अपने रिश्तेदारों को भी भेजता है कि हम कुंभ गए थे, या फिर जिस धर्म का मानने वाला अगर किसी धार्मिक जगह पे जाता है तो तस्वीरें खींचता है। इन्होंने भी खूब बढ़िया से तस्वीरें शेयर की। उसके बाद एक दिन भी गुजर जाता है। 17 तारीख गुजरता है, 18 आ जाता है। 18 तारीख को अचानक से जो अशोक था अपने बेटे अश्विन को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद बेहद घबराया हुआ अश्विन को कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ नहीं मिल रही। अब ये बात जब
सुनता है बेटा बौखला जाता है, पूछता है क्या हुआ। तब पिता बताता है कि जो तुम्हारी माँ थी, हम दोनों स्नान कर रहे थे, उसने कहा कि मैं वहाँ से नारियल लेके आती हूँ। गई और फिर लौट के आई नहीं। फिर मैंने पीछा करना शुरू किया। जहाँ हम स्नान कर रहे थे वहाँ जितनी नारियल की दुकान थी, जितनी चीज़ें थी, वहाँ हमने पता किया, लेकिन फिर तुम्हारी माँ दिखी नहीं। ये बात जब बेटा सुनता है, सुनने के बाद घबरा जाता है, कहता है कि पापा आप क्या करें। पापा कहते हैं यानी अशोक कि बेटा अपने तरीके से मैं जितना खोज सकता था उतना खोजा, हर एक जगह के चक्कर मारे। इतना बोलने के बाद बाप बेचारा रुआसा हो जाता है, रोने लगता है। फिर कहता है कि अब क्या करूँ, आ रहा हूँ घर। इसके बाद ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद घर चला जाता है। पिता पुत्र दोनों बदहवास कि कुंभ में आए थे पुण्य कमाने, यहाँ बेबी ही बिछड़ गई, कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो। मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के सवाल, करें क्या, किससे पूछें। अच्छा, इधर ये जो आरोप भी लग रहे थे बार बार कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा है कम है, तो ये भी दिमाग में आया कि कहीं बीवी के साथ भी कोई हादसा ना हुआ हो, कहीं बीवी के डेड बॉडी को किसी ने कुछ कर न दिया हो, फेंक न दिया हो, कौन मदद करेगा। इतने सारे सवाल थे, लेकिन अब जवाब कहीं कोई था नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। दोनों पिता पुत्र परेशान। पूरी रिश्तेदारी में खबर फैल गई कि मीनाक्षी गायब हो गई है। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन इधर जो बेटा था उसके दिमाग में एक चीज़ आती है। उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगा अपनी माँ को खोजने। शायद पिता उम्र की वजह से या फिर घबराहट की वजह से वहाँ सर्वाइव ना कर पाए हों, चले आए हों, लेकिन मैं जाऊंगा। इसके बाद अश्विन अगली ट्रेन से निकलता है। निकलने के बाद प्रयागराज पहुंचता है और प्रयागराज के अलग अलग थानों में अपनी माँ की तस्वीर लेके दौड़ने लगता है। कभी कहीं और, कभी किसी और थाने में कि मेरी माँ गायब हो गई साहब, मदद कर दीजिए। कभी वहाँ जहाँ स्नान हो रहा था वहाँ पे। सब ने कहा ठीक है हम खोजेंगे, चूँकि इतनी भीड़, अब खोजे कैसे। ऐसा करते करते वो झूसी पहुँच जाता है और वहाँ के एक थाने में अपनी माँ की तस्वीर देता और कहता है कि साहब मेरी माँ खो गई है, आप खोज दीजिए। थानेदार जैसी तस्वीर देखता है, देखने के बाद पहली बार उस थानेदार के चेहरे पे शिकन आती है। उस शिकन को बेटा जब देखता है, देखने के बाद फौरन पूछता है साहब क्या हुआ। थानेदार ने कहा अगर बेटा मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी माँ की डेड बॉडी मुझे मिली है, लेकिन ये बॉडी एक लॉज से मिली है और कत्ल हुआ है। अब पूछा कैसे, तब उसने कहानी बताई थानेदार ने। दरअसल एक लॉज था झूसी में, वहाँ पे एक कपल आता है। आने के बाद कपल रुकता है, रुकने के बाद जो हस्बैंड था वो चला जाता है, बीवी नहीं जाती। अगले दिन जो काम करने वाला था लॉज में जाता है तो बीवी की लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो उसने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस भागी भागी आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है। लेकिन बदकिस्मती से उस लॉज के पास या फिर जहाँ वो लोग रुके थे उस केयरटेकर के पास इन दोनों की कोई डिटेल नहीं थी, ना ही कोई आधार कार्ड, ना कोई डॉक्यूमेंट। इन दोनों ने बताया था कि हम दोनों दिल्ली से आए हैं, काफ़ी थके हैं, बस चंद घंटे रुकने का मौका चाहिए, शादीशुदा है, मांग में सिंदूर भी था। इस वजह से फिर इन दोनों को रूम मिल गया। अगले दिन मियाँ गायब, बीबी की डेड बॉडी। लेकिन अब शिनाख्त हो कैसे, कुंभ में कहाँ से कौन आया कुछ पता ही नहीं। बहरहाल बेटे को डेड बॉडी दिखाई गई। बेटा जैसे डेड बॉडी देखता है फुट फुट के रोने लगता है, कहता है कि साहब ये तो मेरी माँ है। तो अगर माँ की डेड बॉडी लॉज से मिली तो फिर पिता ने क्यों कहा कि कुंभ से खो गई। अब यहाँ पे दो सवाल थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माँ थी उसने पिता से झूठ बोला, किसी और के साथ चली आई और उसने उसकी हत्या कर दी हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पिता ने ही झूठ बोला। बहरहाल अब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कैसे हो, तो पुलिस वालों के दिमाग में एक चीज़ आई। पुलिस वाले कहते हैं बेटा अपने पिता को बुलाओ और कुछ बताना मत। बेटा भी समझ जाता है, अपने पिता को बुलाता है, पिता आता है। आने के बाद पुलिस वाले अशोक वाल्मीकि को लेके उस केयरटेकर के पास जाते और कहते हैं कि क्या यही आदमी आया था। क्योंकि अगर केयरटेकर कहता है कि हाँ, तब तो पिता झूठ बोल रहा। अगर केयरटेकर कह देना तो फिर पिता झूठ नहीं बोल रहा, फिर कोई और ही आदमी था। बहरहाल जैसे ही केयरटेकर को दिखाया गया, केयरटेकर ने फौरन शिनाख्त की और कहा कि हाँ साहब यही वो आदमी था।
अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। फौरन पुलिस वाले उसके पिता यानी अशोक वाल्मीकि को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं, पूछताछ तबीयत से करते हैं। जब तबीयत से पूछताछ की जाती है तब एक ऐसी बात पता चलती है जिसको सुनने के बाद तमाम लोग हैरान हो गए। इस कहानी की असल शुरुआत 5 महीने पहले होती है। 5 महीने पहले अशोक वाल्मीकि जहाँ काम करता था वहाँ पे एक लड़की से इसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात जब आगे बढ़ती है दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद आलम ये था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। लेकिन दरअसल अशोक वाल्मीकि पहले से शादीशुदा, एक बच्चा भी उतना बड़ा, करें क्या। कहीं से इस बारे में मीनाक्षी यानी बीवी को भनक लग गई। मीनाक्षी लगातार लड़ने झगड़ने लगी। अब कायदे से कोई अच्छा इंसान होता तो अपनी बीवी के साथ रहता, उस नाजायज़ संबंध को छोड़ता, चूँकि इतना बड़ा बेटा था, कोई नई नवेली बहू तो थी नहीं। लेकिन जब दिमाग पे पाप सवार हो तो फिर क्या करें। उसने कहा कि यार अब तो बीवी को पता चल गया, बीवी लड़ेगी, बात भी नहीं करने देगी। एक काम करते हैं, बीवी को ही रास्ते से हटा देते हैं। कैसे? तब फिर दिमाग में आया 4 महीने पहले ही कि कुंभ आ रहा है, कुंभ में चलेंगे और वहाँ पे मार के फेंक देंगे। हमारे हिंदुस्तान में तो ये कहावत भी है कि कुंभ का बिछड़ा जल्दी मिलता नहीं। तो ऐसे हाल में कुंभ में मार के फेंक देंगे। इनकी किस्मत और साथ देती है, चूँकि कुंभ में एक बार भगदड़ मच चुकी थी और उसको लेके अलग अलग फैक्ट सामने आए। तब इन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के साथ साथ खासकर जो अशोक वाल्मीकि है वो अपनी बीवी को लेके आता है। आने के बाद से ही वो वीडियोग्राफी चालू कर देता है कि हम लोग कुंभ में नहा रहे हैं। अपनी बीवी को लेके संगम में जाता है, साथ में नहाते हुए वीडियो बनाता है, स्नैप बनाता है, उसको अपने बेटे के पास भेजता है, बाकी परिवार के सदस्यों के पास भेजता है, ताकि तमाम लोगों को इत्मीनान हो जाए, तमाम लोगों को, कि दोनों वहाँ पे कुंभ में हैं, नहा रहे हैं, एक दूसरे का खुश तरीके से रह रहे हैं। लेकिन इधर इसके दिमाग में कुछ और ही था। अशोक वाल्मीकि इधर तलाश करता है कि ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे कोई आईडी प्रूफ ना लगे। कुंभ में उसकी मुलाकात एक सुरेंद्र बिंद नाम के आदमी से होती है। सुरेंद्र बिंद से बात हुई, उसने कहा कि भाई हमें 2 घंटे के लिए रुकना है, बस सामान चूंकि एक जगह रख देना है, बाकी हम यहीं रहेंगे। सुरेंद्र बिंद ने अपने रिश्तेदार संजय से बात की। संजय जिस लॉज में इन्होंने कमरा लिया था उसका केयरटेकर था, बगल में उसकी दुकान थी। जिसका लॉज था वो कहीं बाहर रहता था। तो संजय को लगा कि चलो 100, 200, 500 कमा ही लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। केयरटेकर होने के नाते 500 रुपये उसने ले लिए। उसके बाद इन दोनों को बिना किसी आधार कार्ड के कमरा दे दिया। उसके बाद ये छुपा के एक चाकू लाया था। जैसे ही इसकी बीवी नहाने के लिए जाती है, पीछे से आता है बाथरूम में, अपनी बीवी का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वहाँ से तमाम सामान लेके और ये चेक करके कोई डिटेल, कोई आधार कार्ड या फिर कोई कागज़ गलती से ना छूटा हो, ये तमाम चीज़ें लेके 9-11 हो जाता है। इधर अगले दिन जब केयरटेकर रूम में आता है कि भाई जाओ, दरवाज़ा खुला देखता है। उसके बाद अंदर दाखिल होता है, एक डेड बॉडी मिलती है, घबराता है, पुलिस को फ़ोन करता है। लेकिन अब ये दोनों लोग कहाँ से आए थे, किस वजह से आए थे, कौन थे, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिलती ही नहीं। डेड बॉडी रखी रहती, शायद 72 घंटे और गुजर जाते तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता। लेकिन किस्मत अच्छी थी, बेटा बेचारा अपने बेटा होने का फ़र्ज निभाता है। माँ को खोजता हुआ कुंभ में आता है और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें पता चलती है। अब आप सोचिए कि जहाँ कुंभ में लोग अपने पाप को धुलने के लिए आते हैं, लोगों के दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई कि आप कुंभ नहाओगे तो आपको जितने पाप हैं उससे माफ़ी मिल जाएगी। मैं तो बहुत बड़ा धर्म का जानकार नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, जो मैंने सीरियल्स देखे, जो मैंने महाभारत पढ़ी है, कि कुछ नहाने से, कुछ करने से, कोई ऐसा काम करने से आपके पाप नहीं कटेंगे। अगर गंगा नहाने से ही आपके पाप कटते होते तो माँ गंगा के जो पुत्र थे भीष्म पितामह, उन्होंने गलती से पांडवों के साथ दगाबाजी की थी। जहाँ उनको बोलना चाहिए था वहाँ उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, कभी विरोध नहीं किया। इसका खामियाजा उनको इतना भुगतना पड़ा कि इतने दिनों तक वो सरसैया पे पड़े रहे। गंगा माँ के पुत्र थे। लास्ट मौके पे जब उनको प्यास लगती है भीष्म पितामह को, तो उसके बाद गंगा माँ डायरेक्ट उनके मुंह में, अर्जुन बाण मारते ज़मीन से गंगा माँ निकलती है, डायरेक्ट उनके मुंह पे गिरती है। ये तमाम चीज़ होने के बावजूद भी अपने पाप से वो हट नहीं सके। जिसने जो किया उसका फल उसको मिलेगा। जिस समुद्र मंथन, जिस तमाम चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं,
अब सोचिए, भगवान राम ने छल से बाली को मारा था। बाली ने जब सवाल पूछा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगन कवननाथ मोहि मारा, भगवान राम ने अपना तर्क दिया था। तब इन्होंने कहा था, बाली ने, कि रिश्तों की मर्यादा इंसानों में होती है, मैं तो एक बंदर हूँ, और जानवरों में माँ बहन के रिश्ते का कोई मयान नहीं होता। ऐसे हाल में फिर भगवान राम ने वरदान दिया था कि ठीक है, तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें धोखे से मारा, तुम भी एक बार मुझे मारोगे। उसके बाद जब भगवान कृष्ण लेटते हैं तो बहेलिया के रूप में जो बाली था वही मारता है। तो कर्म का लिखा तो कहीं नहीं कटता। आपके पाप जो हैं आपको कहीं पीछे नहीं हटने देंगे। जो आपने किया आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गंगा नहा लेना, कुंभ नहा लेना, ठीक है, मानसिक शांति के लिए आप नहाइए, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठा के भी सोचिए कितने लोग कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। अपने आप में बड़ी ताजु वाली ये कहानी थी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।